नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे से होंगे। मेरा नाम है प्रदीप। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के आज के अपने इस वीडियो के अंक में हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट को लेकर के चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं। इन मूल अधिकारों को हमने अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान के द्वारा हमें कितने और किस तरह के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक को। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का या कह लें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित किए गए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मौलिक अधिकारों को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो अमेरिका देश के संविधान से हमने इन मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया हुआ है। सामान्य सी जानकारी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य इन मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें मिलती है और हमने इन मौलिक अधिकारों को, इन मूल अधिकारों को अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पर इस तरह भी बन सकता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा संविधान के भाग 3 को दी गई है। ठीक है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा अगर पूछा जाएगा तो मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी इन मूल अधिकारों को कहा जाता है। अब भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उन्हें देने का जो उद्देश्य रहा है वह लोकतंत्रात्मक राज्य या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना रहा है। यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं उनकी उन्नति करना इन मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसीलिए इसे भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व के संदर्भ में सबसे पहले अधिकारों की बात कहाँ पर उठी और कहाँ पर सबसे पहले अधिकार प्रदान किए गए। तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार जो हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो आरंभ होते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन के लोगों को सबसे पहले मूल अधिकार प्रदान किए गए ब्रिटिश सम्राट किंग जॉन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में एक हस्ताक्षरित अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, यह मूल अधिकारों के संदर्भ में पहला लिखित दस्तावेज था और इस दस्तावेज को किंग जॉन ने जारी करा 1215 ईस्वी में और तब से ही ब्रिटेन के लोगों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में मूल अधिकार कहाँ से आरंभ होते हैं? ब्रिटेन से होते हैं। ब्रिटेन के राजा के द्वारा, किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में यह अधिकार प्रदान किए गए। फ्रांस के लोगों को 1789 में अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो फ्रांस की जनता को 1789 में अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए और वहीं अमेरिका की जनता को 1791 में अधिकार के विधेयक से, ठीक है, अधिकार के विधेयक, ठीक है, अधिकार के विधेयक से मूल अधिकार प्रदान किए गए और इसी अधिकार के विधेयक से प्रभावित होकर के हमने संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को अमेरिका देश के संविधान से ही ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो ये विश्व के संदर्भ में मूल अधिकारों के सफर को लेकर के एक सामान्य सी जानकारी थी। भारत के संदर्भ में अगर मूल अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग भारत के संदर्भ में 1895 ईस्वी में उठी
और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने मूल अधिकारों की मांग की सबसे पहले। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की यहाँ पर मांग की थी। और मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले भारत में कब उठी? 1895 ईस्वी में उठी। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की और इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, वर्ष 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया कराची में और इसमें इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की और एक बिल यहाँ पर पास किया, एक विधेयक इन्होंने पास किया। उसके बाद वर्ष 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी गए थे और यहाँ पर इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की। ठीक है, वर्ष 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसके तहत महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे 1931 में और यहाँ पर जाकर के इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की हुई थी। तो भारत के संदर्भ में जो मूल अधिकारों का सफ़र शुरू होता है 1895 ईस्वी से शुरू होता है और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई। वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू ने इसे पेश किया और यहाँ पर मूल अधिकारों की मांग की गई। वर्ष 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया और इसमें इन्होंने मूल अधिकारों के लिए एक बिल यहाँ पर पास किया, एक अधिकार पत्र इन्होंने पास किया। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे तो यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट के सामने या कह सकते हैं ब्रिटिश सत्ता के सामने मूल अधिकारों की मांग की हुई थी। ठीक है, अब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार यहाँ पर जोड़े गए हैं वो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान जोड़े गए थे। इस दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1976 का समय था और उसके तहत ही भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, इंदिरा गांधी जी का शासनकाल रहा था और इस दौरान भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया है। मूल संविधान में यानी कि जब मूल अधिकारों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तो उस दौरान हमें 7 तरह के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की सरकार इस दौरान रही थी और इन्होंने जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था जो कि अनुच्छेद 19 के 1 के चौके अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा था, यहाँ से इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत या 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा यहाँ पर दिया गया और इसको भाग 3 से भाग 12 में स्थानांतरित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल अधिकारों को जोड़ा गया, 7 तरह के मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। मोरारजी देसाई जी की सरकार रही थी और इन्होंने जो संपत्ति का मूल अधिकार था जो कि उस दौरान अनुच्छेद 19 के 1 के चौके अंतर्गत और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा था, इसको यहाँ से इन्होंने हटा करके भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया और जिसके बाद मूल अधिकारों की संख्या रह गई है 6। तो वर्तमान में हमें 6 तरह के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इन अधिकारों को लेकर के हम विस्तार से जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ बातें और भी यहाँ पर हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार था वह मूल अधिकार ही बना हुआ था, लेकिन ये 31 अक्टूबर 2019 तक ही प्रभावी रहा क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ए वाले उपबंध को छोड़ करके सारे के सारे उपबंध समाप्त कर दिए गए और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जिसके बाद से यहाँ पर जो संपत्ति का मूल अधिकार था वह अब समाप्त हो गया है। तो जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार था। ये अधिकार कब तक प्रभावी रहा था? ये 31 अक्टूबर 2019 तक ही प्रभावी रहा हुआ था। ठीक है, आपातकाल के दौरान जो भी मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, 6 तरह के मूल अधिकार, इन मूल अधिकारों के उल्लंघन पर किसी भी तरह का
उपचार नहीं दिया जाता, यानी कि न्यायालय में किसी भी तरह की चुनौती नहीं दी जाती अपने अधिकारों के हनन होने पर या इनके उल्लंघन किए जाने पर किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा आपातकाल के दौरान। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान देना है। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा ही इन मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। ठीक है, मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ चीज़ें और यहाँ पर हैं, जैसे कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण प्रदान किया गया है, यह दो ऐसे अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किए जा सकते। भले ही किसी भी तरह का आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में जो संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण दिया गया है। ठीक है, लेकिन अन्य सभी जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो सारे के सारे निलंबित किए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 को लेकर के एक बात यहाँ पर है कि अनुच्छेद 19 में हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक तो बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की, संचरण यानी घूमने की, रहने की और व्यापार करने की, ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई हैं। लेकिन ये कब निलंबित की जाती हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो हो लेकिन उस दौरान युद्ध हो रहा हो या जो है कि बाहरी आक्रमण यहाँ पर हो रहा हो। ठीक है, बाहरी आक्रमण हो या युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई हो, तब जाकर के अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है, यानी कि समाप्त किया जाता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के समय या आंतरिक आपातकाल की घोषणा के समय अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जाता। आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई हो तो उस दौरान अनुच्छेद 19 को समाप्त नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान अनुच्छेद 19 को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, अधिकार हमें दिए गए हैं 6 तरह के, उसमें अगर बात करते हैं तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 तरह के अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। इन पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंक में केवल और केवल हम समानता के अधिकार पर ही चर्चा करेंगे और स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के अगले वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन अनुच्छेदों के बारे में क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 12 में जो भी मूल अधिकारों के संदर्भ में जितने भी उपबंध यहाँ पर हैं, जितने भी अनुच्छेद यहाँ पर हैं, ठीक है, जितने भी उपबंध यहाँ पर हैं, उनमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि जो भी अनुच्छेद 12 में भाग 3 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके उद्देश्यों के तहत इनको परिभाषित किया गया है। उद्देश्यों के तहत परिभाषित किए जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि भले ही वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या कह सकते हैं स्थानीय निकाय हों, संवैधानिक निकाय हों, गैर संवैधानिक निकाय हों या निजी संस्थाएं हों, इनके द्वारा जो भी यहाँ पर कानून बनाए जाएंगे उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इनके कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जब वह मूल अधिकारों के उल्लंघन को कर रही हों या मूल अधिकारों का हनन वो कर रही हों। इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अदालत में चुनौती दी जाएगी जब वह मूल अधिकारों का हनन कर रहे हों या उनका उल्लंघन कर रहे हों। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं तो मूल अधिकारों से असंगत या जो है कि उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसमें जो भी संसद कह लें या जो है राज्य विधानमंडल कह लें,
केंद्रीय सरकार कह लें या राज्य सरकार कह लें, इनके द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपतियों के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय हैं उनके द्वारा जो भी यहाँ पर नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर वह मूल अधिकारों का हनन कर रही हों तो उनको न्यायिक समीक्षा के योग्य रखा गया है। यानी कि इन कानूनों को परिभाषित करने का जो अधिकार होगा वो न्यायालय को होगा, सर्वोच्च न्यायालय को होगा, उच्च न्यायालय को होगा। इनमें जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन कानूनों के संदर्भ में अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, संविधान के विरुद्ध उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। और अनुच्छेद 226 में राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के द्वारा अगर कोई कानून अगर यहाँ पर बनाया जाता है, अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो तो उसे भी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य यह वर्णित किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं? सबसे पहले तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, विधि के समक्ष समता यानी कि कानून की नज़रों में सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसे अपराध के लिए एक जैसा दंड दिया जाएगा, एक दंड के लिए एक जैसे अपराध के लिए उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार उसको उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से विधि यहाँ पर बनाई गई है कि कानून के समक्ष सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। ये एकमात्र ऐसा अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को भी यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, विदेशी नागरिकों को भी ये प्रदान यहाँ पर किया गया है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, इनके अंतर्गत आने वाले जो अधिकार हैं वह विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किए जाते, केवल और केवल नागरिकों को ही यह प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार दिए गए हैं, वह सारे के सारे विदेशी नागरिकों को भी दिए जाते हैं, लेकिन वो शत्रु देश के नागरिकों को नहीं दिए जाते। ठीक है, शत्रु देश के नागरिकों को नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके तहत अधिकारों को शामिल किया गया है, वह केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी अधिकार हैं वह विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि समता का अधिकार है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और कारखानों में जो बच्चों के लिए नियोजन जो काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है उस पर जो अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिए जाते हैं। और अपने धर्म को आगे बढ़ाने प्रोत्साहित करने पर जो कर के संदर्भ में छूट है, जो भी दान दिया जाता है, तो वो सारे के सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिए जाते हैं, लेकिन वो शत्रु देश के नागरिकों को नहीं दिए जाते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। A.V. डाइसी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे हैं। इन्होंने विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है उसको विधि के शासन का मूल सिद्धांत बताया है। विधि के शासन का मूल सिद्धांत विधि के समक्ष समता को किसने बताया हुआ है? तो A.V. डाइसी ने बताया हुआ है। विधि के समक्ष समता की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अपवाद तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, जब तक ये अपने पद पर आसीन रहेंगे, ठीक है, जब तक अपने ये पद पर बने रहेंगे, तब तक इन्हें जो है इनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि अपने निर्णय के प्रति इनको किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। संवैधानिक सर्वोच्च पद हैं, तो इसीलिए ये संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं, तो इनके निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ये अधिकार इन्हें दिया गया है, और अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ही इन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद पर रहते हुए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से नहीं गुजरना होगा। इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी कि कारावास इन्हें नहीं दिया जा सकता। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनके निर्णय के लिए इनको किसी भी निर्णय के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं देना होगा, जवाबदेही नहीं होगी इनकी।
पद पर रहते हुए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई इन पर नहीं चलाई जा सकती, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इन्हें जेल की सज़ा, कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये अधिकार इन्हें दिया गया अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। अनुच्छेद 361 के क के अंतर्गत ही जो सांसद हैं, ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं या विधान मंडलों के जो सदस्य यहाँ पर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी कि जिनको विधायक यहाँ पर कहा जाता है, विधायक, इनको भी अपने पद पर रहते हुए इनके किसी भी करे गए कार्य के लिए या दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई को अगर ये किसी उसका प्रसारण करते हैं सत्यता को दिखाने के लिए, तो इन पर किसी भी तरह की दीवानी या फौजदारी मुकदमा यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ये अपने पद पर रहते हुए की बात हो रही है अनुच्छेद 361 के क के अंतर्गत। ठीक है, सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को दीवानी और फौजदारी मुकदमों से बाहर रखा गया है। ठीक है, सांसदों को उनके द्वारा कहे गए कथनों के लिए भी संरक्षण यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। ठीक है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा कहे गए किसी भी कथन को न्यायालय में उनके पद पर रहते हुए चुनौती नहीं दी जा सकती। जिस तरह से उन अपने निर्णय के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल जवाबदेह नहीं होते, उस तरह से इनको भी कुछ अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं यानी कि विधायक जो हैं, विधायक, ठीक है, विधायकों को भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा कहा गया किसी भी कथन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वो संविधान के खिलाफ न हो। ठीक है, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का कार्य न करती हो, तो इस तरह का संरक्षण इन्हें प्रदान किया गया है। यानी कि अपने निजी हित के लिए इनके किसी भी कथन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत ये संरक्षण दिया गया है विधायकों को, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को। ठीक है, इसमें विधान परिषद भी आ जाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त यहाँ पर किया गया है। राज्य को ऐसा कहा गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उसको सार्वजनिक स्थानों पर, मनोरंजन स्थलों पर, राष्ट्रीय स्मारकों पर, सरकारी तालाबों, स्नान घाटों, सार्वजनिक भोजनालयों और अन्य जगहों पर जाने से उसे नहीं रोक सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात यहाँ पर कही गई है, क्रीमी लेयर सिद्धांत जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के अंतर्गत उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होंगे लेकिन उच्च वर्ग के लोग होंगे तो उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, जो कि अपवाद है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही हमने आपको बताया है कि 93वां संविधान संशोधन किया गया था 2005 में, 2006 में ये पारित हुआ और 2008 में इसको संवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, कितना, 93वां संविधान संशोधन कब आया था? 2005 में। 2006 में क्या हुआ? ये पारित हुआ और 2008 में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया कि जो भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानें हैं वहाँ पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें आईआईटी हैं और आईआईएम शामिल हैं। ठीक है, आईआईएम और आईआईटी। और अब इन्हीं क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो अभी 1 फरवरी 2019 से 10% आरक्षण जो दिया जा रहा है उच्च वर्ग के लोगों को। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यानी कि किसी भी पद पर आसीन होने के लिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भले वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, वंश का हो या किसी भी जगह पर हो, जन्मा हुआ हो, सभी को रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता किसी भी पद के लिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एक अपवाद भी देखने को मिलता है। यहाँ पर
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में कुछ सीटों पर आरक्षण का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 10% आरक्षण जो दिया गया है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के उच्च लोगों के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि उन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है पिछड़ा वर्ग आयोग आया था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1953 में आया था और इसकी अध्यक्षता करी थी काका कालेकर ने। ठीक है, काका कालेकर, ठीक है, काका कालेकर के द्वारा 1953 में गठित किया गया पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई और इन्होंने जो है कि 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। ठीक है, उसके बाद जो है कि 1900, ठीक है, 1979 में, ठीक है, 1979 यानी कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। इन्होंने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया और इसकी अध्यक्षता करी थी बीपी मंडल ने। ठीक है, बीपी मंडल ने करी थी, इसीलिए इसको मंडल कमीशन या मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्यों गठित किया गया था? जो अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति थी उसको जांचने के लिए आया था कि इनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में कितनी उन्नति हुई है। ठीक है, ये 1979 में आया हुआ था मंडल कमीशन और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी और इसने अपनी रिपोर्ट में लगभग जो है 3743 जातियों को शामिल किया और जो कि उस दौरान की जनसंख्या का लगभग 52% ये जनसंख्या रही थी। इसमें खास बात यह है कि इसमें एसटी एससी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा था। 52% जनसंख्या को इन्होंने पिछड़े वर्ग की सूची में रखा। इनकी पहचान सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियों के तौर पर की गई थी। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ये पहचान की गई थी कि 52% जनसंख्या जो है वो क्या है, पिछड़े वर्ग में आती है। और इसमें कितनी जातियां शामिल की गई थी? 3743 जातियां इसमें रही थी। ठीक है, और इसमें इन्होंने इस तरह का विचार दिया कि सरकारी सेवाओं में इन्हें 27% आरक्षण दिया जाए इन जाति के लोगों को। 27% आरक्षण यहाँ पर दिया जाए इन जाति के लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1990 का समय आता है। 1990 में वीपी सिंह की यहाँ पर सरकार आती है। वीपी सिंह की सरकार ने घोषणा करी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा। वीपी सिंह की सरकार 1990 में आई। इन्होंने घोषणा करी कि 27% आरक्षण जो है वो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद 1991 में, ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आई। ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार आती है और इन्होंने इसमें दो परिवर्तन करे। एक तो जो 27% आरक्षण था वह पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को यहाँ पर शामिल करने में इन्होंने प्रमुखता दी। ठीक है, पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को, ठीक है, यहाँ पर जो गरीब लोग थे उनको इन्होंने शामिल करने की प्रमुखता दी कि 27% आरक्षण में गरीब लोगों को मुख्य रूप से शामिल किया जाए। दूसरा, इन्होंने 10% अतिरिक्त आरक्षण की बात की जो कि गरीबों के लिए तो था लेकिन ये उच्च जाति के लोगों के लिए था जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, कमजोर हों। ठीक है, 10% आरक्षण जो वर्तमान में दिया जा रहा है वह नरसिम्हा राव के दिमाग की उपज रही हुई थी। ठीक है, 1991 में इन्होंने दो परिवर्तन करे थे। जो मंडल कमीशन 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 27% आरक्षण दिया जाए इन जाति के लोगों को सरकारी सेवाओं में। उसके बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है। इन्होंने सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की बात की गई, कही, उसकी मतलब घोषणा करी पिछड़े वर्ग के लोगों को देने की। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है। दो परिवर्तन इन्होंने करे। एक तो 27% जो आरक्षण की बात कही उसमें गरीब लोगों को प्रमुखता से रखा गया, गरीब लोगों को। और दूसरा, इन्होंने एक प्रावधान और किया कि 10% अतिरिक्त आरक्षण यहाँ पर दिया जाए, गरीब लोगों के लिए होगा लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग होंगे लेकिन ये उच्च जाति के लोग होंगे। ठीक है, उच्च जाति के लोग यहाँ पर होंगे, इसको शामिल किया। लेकिन इसके बाद 1992 में
एक वाद यहाँ पर आ गया, ठीक है। 1992 में एक वाद यहाँ पर आ गया, और ये वाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1922 वाला था, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का 1922 का ये वाद वैसे रहा हुआ था, लेकिन 1992 में ये वाद आया, और इसमें चुनौती यहाँ पर दी गई सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो 27% आरक्षण था उसको तो संवैधानिक घोषित किया, लेकिन जो 10% आरक्षण का प्रावधान नरसिम्हा राव की सरकार आई थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। 10% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, 27% आरक्षण को संवैधानिक घोषित करा, तो जिसके चलते 10% आरक्षण नहीं लागू हो सका, और वर्तमान में 1 फरवरी 2019 के बाद ये 10% आरक्षण लागू किया गया है मोदी सरकार के आने के बाद, ठीक है। इसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा को जांचने के लिए समय समय पर आयोग आते रहे। एक प्रमुख यहाँ पर समिति आई, राम नंदन समिति, ठीक है। राम नंदन समिति 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। 1993 में ये आई थी रामनंदन समिति। तो रामनंदन समिति किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित है, जो कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया था, उसकी पहचान के लिए ये समिति आई थी, ठीक है। क्रीमी लेयर के पहचान के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों में क्रीमी लेयर के पहचान के लिए रामनंदन समिति आई थी 1993 में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया है। अस्पृश्यता का अंत मतलब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, और समाज में ऐसी धारणाएं हैं, कुछ विशेष वर्ग के जन समुदाय को, विशेष जाति के लोगों को अछूत यहाँ पर माना जाता है, तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत अधिनियम आया 1955, और 1976 में इसका नाम बदल कर रखा गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, ठीक है। रक्षा अधिनियम, ठीक है, रक्षा अधिनियम, नागरिक अधिकारों की, ठीक है, नागरिक, ठीक है, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, ठीक है। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 नाम इसको दिया गया 1976 में। इससे पहले क्या नाम था इसका? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता शब्द जो है वो संविधान में पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन समय समय पर उच्च न्यायालयों के द्वारा इसको परिभाषित करने का कार्य किया गया है, और इसका शाब्दिक व्याकरणिक समझ से परे इसको ऐतिहासिक तौर से परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि कुछ वर्ग के जो लोग हैं, कुछ विशेष जन समुदाय के जो लोग हैं, जिनको जन्म के आधार पर, उनकी कुछ जातियों के आधार पर उनको सामाजिक क्षेत्र से में निर्योग्य घोषित किया गया है, तो उसको यहाँ पर कम करना, उसको समाप्त करना, उसको बढ़ावा देने वालों को अपराधी घोषित करना, इस तरह का प्रावधान यहाँ पर किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें दंड का प्रावधान भी यहाँ पर है, जैसे कि जो परंपरागत धार्मिक और दार्शनिक स्थल हैं उसके आधार पर अगर किसी को अस्पृश्य ठहराते हो तो वो भी गलत यहाँ पर होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में किसी जाति जनसमूह के प्रवेश पर अगर रोक लगाई जाती है तो वो भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देना होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से अगर आप इस तरह के कार्यों को करते हैं तो आप इस अपराध के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत यहाँ पर किया गया। उपाधियों का अंत मतलब कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर थी, तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कुछ विशेष लोगों को, जो उनके हित में बात करते थे, उनको कुछ उपाधियाँ दी गई थी, जो कि अन्य जनमानस से उनको एक अलग ही तरह का स्टेटस या दर्जा यहाँ पर दिया जाता था, तो जिससे समाज में हीन भावना यहाँ पर फैल रही थी, जिसके चलते स्वतंत्रता के बाद इस तरह की उपाधियों को समाप्त किया गया। केवल शिक्षा, सेना और सार्वजनिक क्षेत्रों की उपाधियों को छोड़ करके जो भी उपाधियां थी उनको समाप्त यहाँ पर किया गया, और वर्तमान में जो भी उपाधियां यहाँ पर दी जाती हैं वो भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती हैं, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त ये उपाधियां हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, वो किसी दूसरे देश की उपाधि, किसी भी उपाधि को अगर वो ग्रहण करता है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के किसी अन्य देश की उपाधि को कोई भी भारतीय नागरिक धारण नहीं कर सकता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अनुच्छेद 18 के तहत जो भी उपाधियां भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं उसमें भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सेना के द्वारा
महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है कि साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, अन्य पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो भी उपाधियाँ दी जाती हैं, वो भारत सरकार की अनुमति के द्वारा दी जाती हैं और विश्व के क्षेत्र में भी उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, जो कि सारे विश्व के सरकारों के द्वारा कह सकते हैं मान्यता प्राप्त उपाधियाँ हैं। ठीक है, 1996 में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी उपाधियाँ सरकार के द्वारा दी जाती हैं उसको संवैधानिक घोषित किया। संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक घोषित कर दिया इन उपाधियों को 1996 में, जो भी उपाधियाँ सरकार के द्वारा दी जाती हैं। देखिए, उपाधियाँ तो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना हुई कब? ये राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना होती है 1954 में। 1954 से 1977 तक लगातार ये उपाधियाँ दी जाती रही। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता पार्टी की, इन्होंने इस क्रम को तोड़ दिया। लेकिन 3 वर्ष के बाद इनकी सरकार गिर गई और 1980 में दोबारा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जीत करके आई और इन्होंने दोबारा से इन पुरस्कारों की शुरुआत करी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना कब होती है? 1954 में। 1954 से 1977 तक लगातार चलती रही। 1970 में क्रम टूटा, लेकिन 1980 के बाद अनवरत अभी ये चलती आ रही हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है राष्ट्रीय पुरस्कारों के संदर्भ में। तो इस वीडियो के अंक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो के अंक में हम स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से भी साझा करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।